एकदम सही बात है। इतिहास किसी एक्सरे रिपोर्ट की तरह नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि ये किसी प्राचीन और टूटे हुए मिट्टी के घड़े को वापस जोड़ने जैसा है। एक ऐसा घड़ा जिसके सिर्फ 30% टुकड़े ही हमारे पास बचे हैं। और मजेदार बात यह है कि हर टुकड़ा किसी अलग इंसान ने अपनी पसंद के रंग से रंगा है। मतलब हर किसी का अपना नजरिया है, अपनी कहानी है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो मिशन है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है। आज हम राजस्थान के साहित्य और इतिहास के उस विशाल परिदृश्य को खंगालने वाले हैं, जहां कहानियों, कविताओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों ने मिलकर एक पूरे क्षेत्र की पहचान गढ़ी है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि इतिहास महज तारीखों का कोई उबाऊ पुलिंदा नहीं है। ये उन लोगों की धड़कती हुई कहानी है जिन्होंने तलवारों के साथ साथ अपनी कलम से भी अपना वजूद दर्ज किया। और ये बात ना बहुत गहराई रखती है। मैं कहूँगा कि किसी भी कालखंड में लिखी गई कोई किताब या रची गई कोई भी कविता केवल अक्षरों का समूह नहीं होती। वो उस समय के समाज के मनोविज्ञान, उनकी जो भी चिंताएं थीं और उनके मूल्यों का सबसे बड़ा सबूत होती है। एकदम सही। जब हम उस आपके कहे अनुसार टूटे हुए घड़े के टुकड़ों को देखते हैं, तो साहित्य वो गोंद है जो उन टुकड़ों को जोड़कर हमें एक मुकम्मल तस्वीर दिखाता है। तो चलिए इस तस्वीर को समझने की शुरुआत एकदम जमीनी स्तर से करते हैं। मतलब राजस्थान की लोक कथाओं और उसकी जड़ों से। जब भी हम राजस्थानी लोक साहित्य का जिक्र करते हैं, तो हमारे नोट्स में एक नाम बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है, विजयदान देथा। अरे हाँ, बिज्जी। हाँ, जोधपुर के बोरुंदा गांव में जन्मे देथा जी को लोग प्यार से बिज्जी ही बुलाते थे और उन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और पता है, शेक्सपियर से उनकी ये जो तुलना है, वो महज कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हम सोचें, तो शेक्सपियर की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? मानवीय स्वभाव को समझना। बिल्कुल। उन्होंने मानवीय स्वभाव, ईर्ष्या, प्रेम, लालच, इन सब को आम जनमानस की कहानियों के जरिए अमर कर दिया। बिल्कुल। और विजयदान देठा ने ठीक यही काम राजस्थानी लोक कथाओं के साथ किया। मतलब जो कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई जाती थीं, हाँ, उन्होंने सदियों से होठों पर तैरती आ रही उन मौखिक कहानियों को पकड़ा और उन्हें एक आधुनिक साहित्यिक ढांचा दे दिया। और उनके काम की विशालता देखिए आप। उनकी जो सबसे अहम रचना है बातारी फुलवाड़ी, जिसका अर्थ होता है कहानियों का बगीचा। ये कोई सामान्य किताब नहीं है, ये पूरे 14 खंडों में फैली हुई है। 14 खंडों का मतलब है कि उन्होंने अम, एक पूरे समाज की स्मृतियों को एक विश्वकोश, मतलब एक एनसाइक्लोपीडिया के रूप में सहेज कर रख दिया। उन्होंने उन कहानियों को मरने से बचा लिया जो शायद अगली पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती। हाँ, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि उनका काम सिर्फ उन साहित्यिक दायरों तक ही सिमट कर नहीं रह गया। उनकी कहानियों में इतनी दृश्यता है, इतना गहरा मनोविज्ञान है कि वे सीधे सिनेमा के पर्दे तक पहुंच गईं। हाँ, दो विवाह वाली कहानी। बिल्कुल। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है दुविधा। इस पर मशहूर फिल्मकार मणि कौल ने एक कल्ट क्लासिक फिल्म बनाई थी और फिर बाद में अमोल पालेकर ने उसी कहानी को बॉलीवुड में पहेली के रूप में पेश किया। आप अगर दुविधा या पहेली की कहानी देख लीजिए, जहां एक भूत को एक नवविवाहिता से प्रेम हो जाता है। ऊपरी तौर पर देखने में ये एक लोक कथा लगती है, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये एक स्त्री की इच्छाओं, समाज की बंदिशों और उन इंसानी रिश्तों के बहुत बारीक पड़ताल करती है। सच में ये बहुत गहरी बात है। यही वजह है कि देथा जी को 2007 में पद्मश्री और राजस्थानी भाषा का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मतलब उन्होंने गांव की चौपाल पर सुनाई जाने वाली बातों को एक वैश्विक विमर्श का हिस्सा बना दिया। ये तो खैर आधुनिक युग की बात हो गई, जहां एक लेखक मौखिक परंपरा को सहेज रहा है। लेकिन अगर हम इस सवाल पर विचार करें कि इस जमीन पर उच्च कोटि का साहित्य रचने की शुरुआत असल में कब हुई होगी, तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा पीछे। हाँ, क्योंकि देथा जी तो 20वीं सदी के हैं। लेकिन राजस्थानी साहित्यिक परंपरा की शास्त्रीय जड़ें कहाँ मिलती हैं? देखिए, इस जमीन पर विद्वत्ता का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौर में जाएं ना, तो हमें संस्कृत का एक बहुत ही महान महाकाव्य मिलता है, शिशुपाल वध। 7वीं 8वीं शताब्दी,
मतलब आज से लगभग 1200-1300 साल पहले। हाँ, 1200-1300 साल पहले। और इसे कवि माघ ने लिखा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि कवि माघ का जन्म भीनमाल में हुआ था, जो आज के जालौर जिले में आता है। अच्छा, जालौर में। हाँ, भीनमाल उस समय शिक्षा और विद्वता का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। और ये जो शिशुपाल वध है, ये कोई साधारण रचना नहीं है। इसे संस्कृत साहित्य के सबसे जटिल और उत्कृष्ट महाकाव्यों में गिना जाता है। तो ये एक तरह से मिथक तोड़ का है। बिल्कुल। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि राजस्थान की धरती पर केवल मौखिक लोक कथाएं ही नहीं पनप रही थी, बल्कि यहाँ शास्त्रीय और एकेडमिक स्तर पर भी दुनिया का बेहतरीन साहित्य रचा जा रहा था। और ये बात ना एक बहुत ही शानदार पुल का काम करती है, क्योंकि जब हम प्राचीन काल के इस उच्च स्तरीय संस्कृत साहित्य से निकलकर मुगल और राजपूत युग के राज दरबारों की तरफ मुड़ते हैं, तो साहित्य का स्वरूप और उसका उद्देश्य पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आता है। हाँ, दरबारों का माहौल बिल्कुल अलग था। इस दौर में हमें दो बिल्कुल अलग तरह के व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं। एक तरफ है मोहनोथ नैन्सी और दूसरी तरफ है पृथ्वीराज राठौड़। और दोनों ही अपने आप में पूरी संस्थाएं हैं। अगर हम नैन्सी की बात करें तो वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे। मुंशी देवी प्रसाद ने तो नैन्सी को राजपूताना का अबुल फजल कहा था। हाँ, राजस्थानी का अबुल फजल कहा था। और ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। मतलब अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा था, और उसी का एक हिस्सा है आईने अकबरी, जिसमें मुगल साम्राज्य के प्रशासन, जमीन लगान और सेना का बहुत ही बारीक डेटा रखा गया है। एकदम सटीक। तो नैन्सी को अबुल फजल कहने का मतलब है कि नैन्सी भी ठीक वही काम मारवाड़ के लिए कर रहे थे। बिल्कुल। इसीलिए नैन्सी को राजस्थान की जनगणना का अग्रज यानी एक तरह से पायनियर कहा जाता है। उन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, मोहनोथ नैन्सीरी ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत। यहाँ हमें इन दो शब्दों को थोड़ा समझना होगा, ख्यात और विगत। हाँ, क्योंकि ये शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन इनका असल मतलब क्या है? देखिए, ख्यात का मतलब होता है ख्याति या इतिहास। इसमें मुख्य रूप से किसी राजवंश की उत्पत्ति, उनके युद्ध और उनकी वंशावली का वर्णन होता है। मतलब राजाओं की तारीफ और उनका इतिहास। हाँ, लेकिन विगत एक पूरी तरह से अलग चीज है। विगत का अर्थ है विस्तृत विवरण। नैन्सी का ग्रंथ मारवाड़ रा परगनारी विगत एक तरह का गैजेटियर है। गैजेटियर मतलब इसमें हर गांव की आबादी, वहां कुओं की संख्या कितनी है, जमीन की स्थिति कैसी है और कर वसूली के आंकड़े दर्ज हैं। अरे बाप रे, ये तो किसी भी आधुनिक डेटा साइंटिस्ट का काम है। मतलब सोचिए, 17वीं सदी में जब कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई एक्सेल शीट नहीं थी, तब एक व्यक्ति गांव-गांव जाकर ये सब आंकड़े जुटा रहा है। और इतनी बारीकी से। और ये सिर्फ शौक के लिए नहीं हो रहा था ना। थार जैसे कठोर रेगिस्तान में, जहां पानी और संसाधन इतने सीमित हों, वहां किसी भी शासक के लिए ये डेटा होना जीवन और मृत्यु का सवाल था। सही बात है, प्रशासन चलाने के लिए डेटा जरूरी था। और इसी दौर के दूसरे छोर पर खड़े हैं पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र, जो अकबर के दरबारी थे। हाँ, वो अकबर के दरबारी थे। और अकबर ने उन्हें झालावाड़ के पास स्थित गागरोन का दुर्ग सौंप दिया था। और उसी गागरोन के किले में बैठकर उन्होंने अपना महान ग्रंथ वेली कृष्णन रुक्मणीरी लिखा। इसमें भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा गया था। डिंगल, ये शब्द तो राजस्थानी साहित्य की आत्मा है। तो डिंगल असल में है क्या? मतलब क्या ये कोई अलग भाषा है? डिंगल मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, जिसे मारवाड़ कहते हैं, वहां की साहित्यिक शैली है। इसका जन्म चारण कवियों द्वारा हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ना इसकी ध्वन्यात्मकता है। ध्वन्यात्मकता मतलब इसके साउंड्स। हाँ, डिंगल के शब्द बहुत ही ओजस्वी और कठोर होते हैं। जब इसे ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है तो लगता है जैसे युद्ध के मैदान में नगाड़े बज रहे हों। ओहो। इटालियन विद्वान एलपी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ की भाषा और शैली को देखकर ही उन्हें डिंगल का हीरोस कहा था। ये तो एक गजब का विरोधाभास है। मतलब भाषा ऐसी है जो युद्ध के लिए बनी है, जो वीर रस से भरी है, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ उस डिंगल भाषा का इस्तेमाल कृष्ण और रुक्मणी के बीच एक रोमांटिक और आध्यात्मिक
प्रेम कथा लिखने के लिए कर रहे हैं। हाँ, यही तो खूबी है। ये दिखाता है कि उस दौर का साहित्य कितना ज्यादा प्रयोगशील था। और ये प्रयोगशीलता आगे चलकर एक पूरी तरह से नए रूप में सामने आती है। जब हम 1857 के दौर में पहुंचते हैं ना, तो साहित्य केवल दरबारों में मनोरंजन या राजा की स्तुति का साधन नहीं रह जाता। 1857 की उथल-पुथल ने साहित्य के उद्देश्य को जड़ से ही बदल दिया। और इस बदलाव के जो सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे वो थे सूर्यमल मिश्रण। 1815 ईस्वी में बूंदी के हरना गांव में जन्मे सूर्यमल मिश्रण को आधुनिक राजस्थानी काव्य जागरण का पुरोधा माना जाता है। वो बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। और उनके दो सबसे महत्वपूर्ण काम हैं। पहला है वंश भास्कर, जो बूंदी के हाड़ा चौहानों का एक विशाल इतिहास है। ये इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसे पूरा करने का काम उनके दत्तक पुत्र मुरारी दान को करना पड़ा था। बाप रे! लेकिन उनका दूसरा काम जिसने सच में समाज में आग लगा दी, वो था वीर सतसई। हाँ, वीर सतसई पूरी तरह से वीर रस में डूबा हुआ एक डिंगल ग्रंथ है। मैंने नोट्स में पढ़ा, इसमें एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दोहा है। इला न देणी आपणी हलिरो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। इस एक दोहे ने उस समय के जनमानस पर जो गहरा प्रभाव डाला होगा ना, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका अर्थ श्रोताओं को समझाते हैं? हाँ, इसका अर्थ है कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे को पालने में झुलाते हुए ही ये लोरियां गाकर सिखा रही है कि अपनी मातृभूमि, जिसे इला कहते हैं, वो कभी किसी को मत देना। अगर इसके लिए तुम्हें मरना भी पड़े तो उसी में तुम्हारी असली बड़ाई है। एक माँ का अपने बच्चे को युद्ध में मरने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, ये विचार ही कितना शक्तिशाली है। 1857 की क्रांति के दौरान जब अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बन रहा था, तब सूर्यमल मिश्रण महज कविताएं नहीं लिख रहे थे, वे युवाओं की नसों में राष्ट्रीय चेतना का संचार कर रहे थे। बिल्कुल। यहाँ हमें असल में चारण साहित्य की ताकत देखने को मिलती है। क्योंकि चारण साहित्य की सबसे बड़ी पहचान ये रही है कि चारण कवि केवल राजाओं के चाटुकार नहीं थे, वो समाज के दिशा निर्देश थे। जरूरत पड़ने पर वे राजा की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी कायरता के लिए धिक्कार भी सकते थे। सूर्यमल मिश्रण उसी निडर परंपरा के शिखर थे। क्या बात है। लेकिन यहाँ से इस ऐतिहासिक सफर का जो नैरेटिव है ना, वो एक बहुत ही अप्रत्याशित दिशा में मुड़ता है। हमने नैन्सी का डेटा देखा, पृथ्वीराज राठौड़ का डिंगल महाकाव्य देखा, सूर्यमल मिश्रण की क्रांति देखी। हाँ। लेकिन ये बात थोड़ी हैरान करने वाली लगती है कि राजस्थान के इस इतने समृद्ध इतिहास को एक आधुनिक और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय अक्सर बाहरी दुनिया के लोगों को, खास तौर पर यूरोपियनों को दिया जाता है। कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर लुई प्योटेसिटोरी का जिक्र किए बिना तो ये चर्चा पूरी हुई ही नहीं सकती। कर्नल टॉड, जिन्हें अक्सर राजस्थान के इतिहास का जनक या घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, 1818 से 1822 तक वे मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे और 1829 में उनकी मशहूर किताब आई एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। हाँ, यही वो किताब है जिसमें पहली बार राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग एक संयुक्त भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया गया। और टॉड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर विस्तार से लिखा, जिसे अंग्रेजी में हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। और फिर इसके बाद एक और नाम आता है इटली के उदीने शहर से आए डॉक्टर एल.पी. टेसिटोरी का। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने उन्हें चारण साहित्य और डिंगल भाषा को संकलित करने का काम सौंपा था। इटली से आकर डिंगल भाषा पर काम? हाँ, उन्होंने डिंगल का पहला आधुनिक शब्दकोश तैयार किया और उन्होंने मारवाड़ का भूगोल जैसी रचना भी की। उनकी भाषा विज्ञान पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने राजस्थानी साहित्य को एक पूरा अकादमिक ढांचा दे दिया। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे ना यहाँ एक बात खटक रही है। क्या? कर्नल टॉड ने एक इतिहास लिखा, टेसिटोरी ने भाषा को व्यवस्थित किया, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि हमारे अपने इतिहास को खोजने का श्रेय एक अंग्रेज और एक इटालियन को दिया जा रहा है? ये सवाल अक्सर उठता है। मेरा मतलब है उस वक्त हमारे अपने स्थानीय विद्वान, हमारे स्वदेशी इतिहासकार क्या कर रहे थे? क्या हम पूरी तरह से विदेशियों की कलम पर ही निर्भर हो गए थे? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और मैं कहूंगा कि ये इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विडंबना की ओर इशारा करता है। ये सच है कि ब्रिटिश साम्राज्य को प्रशासन चलाने के लिए यहाँ की जमीन
यहाँ के सामंती ढांचे को समझने की जरूरत थी, इसलिए टॉड ने इतिहास लिखा। अपने फायदे के लिए। बिल्कुल, लेकिन हमारे देशी इतिहासकार खामोश नहीं बैठे थे। वे उसी दौर में एक बहुत बड़ा पलटवार तैयार कर रहे थे। वे विदेशी नजरिए से लिखी गई चीजों में जो भी कमियां थी, उन्हें ठीक करके स्वदेशी प्रामाणिकता को वापस स्थापित कर रहे थे। और इसका सबसे मजबूत उदाहरण हमें कवि राजा श्यामल दास दधावड़िया के रूप में मिलता है। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय वीर विनोद नाम से मेवाड़ का एक विशाल इतिहास लिखना शुरू किया था, जो 5 भागों में है। हाँ, और श्यामल दास का काम इस बात का सबूत है कि इतिहास लिखना कोई आसान काम नहीं होता। जब उन्होंने तथ्याधारित बातें लिखी ना, तो कई बार वे बातें राजाओं के लिए भी असहज हो गई। मैंने सुना है कि उस पर रोक लगा दी गई थी। बिल्कुल, यही कारण है कि महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में वीर विनोद पर रोक लगा दी गई थी। ये रोक बाद में जाके राणा भोपाल सिंह के समय हटी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से पता चलता है कि हमारे देशी विद्वान केवल स्तुतिगान नहीं कर रहे थे, वे कड़वा सच भी लिख रहे थे। और श्यामल दास जी के ही एक शिष्य थे जिन्होंने विदेशी इतिहास लेखन के सामने स्वदेशी इतिहास लेखन का सबसे बड़ा परचम लहराया। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा जी का योगदान तो अतुलनीय है। सिरोही के रोहिड़ा गांव में जन्मे ओझा जी 30 साल तक अजमेर के राजपूताना म्यूजियम के अध्यक्ष रहे। मुझे लगता है कि ओझा जी का योगदान टॉड के योगदान से कहीं आगे जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ओझा जी ने कर्नल टॉड की किताब का हिंदी में अनुवाद किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अंधाधुंध अनुवाद नहीं किया। जहां जहां टॉड ने राजपूताना के इतिहास को समझने में गलतियां की थीं, या जहां उनका नजरिया पक्षपाती था, ओझा जी ने ठोस प्रमाणों के साथ उन गलतियों को सुधारा। और उनका सबसे क्रांतिकारी काम था उनकी किताब भारतीय प्राचीन लिपिमाला। ये भारत के पुरालेख विज्ञान, जिससे अंग्रेजी में एपिग्राफी कहते हैं, उस पर लिखी गई पहली पुस्तक है। एपिग्राफी का मतलब श्रोताओं के लिए बता दूं कि जो प्राचीन शिलालेख होते हैं, ताम्रपत्रों और सिक्कों पर उकेरी गई पुरानी लिपियों को पढ़ने का जो विज्ञान होता है। ओझा जी ने इतिहास को सिर्फ लोक कथाओं और ख्यातों के भरोसे नहीं छोड़ा। उन्होंने वैज्ञानिक तरीका अपनाया। हाँ, उन्होंने पत्थरों और सिक्कों को पढ़ना शुरू किया, जिससे इतिहास में एक वैज्ञानिक प्रामाणिकता आ गई। और एक तरफ वे प्राचीन लिपियां पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ जमीन से भी जुड़े हुए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान ओझा जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। उनके इसी विशाल काम के लिए उन्हें राजस्थान का गिबन कहा जाता है। बहुत बड़ी उपाधि है। बिल्कुल। और इसी तरह पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव का भी नाम आता है, जिन्होंने मारवाड़ के सिक्कों और राष्ट्रकूटों के इतिहास पर विस्तृत काम किया। तो अगर हम ओझा जी और रेव जी के काम को देखें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे स्वदेशी इतिहासकारों ने विदेशियों द्वारा तैयार किए गए इतिहास के ढांचे को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे परखा, सुधारा और पत्थरों पर लिखी इबारतों से उसे प्रामाणिक बनाया। तो आज के इस सफर के हर पड़ाव को अगर हम जोड़कर देखें ना, तो हमें उस टूटे हुए घड़े की पूरी तस्वीर नजर आने लगती है। बिल्कुल साफ तस्वीर। हमने देखा कि राजस्थान का साहित्य और इतिहास केवल कुछ राजाओं की लड़ाइयों का दस्तावेज नहीं है। ये 17वीं सदी में नैन्सी द्वारा जुटाए गए जनगणना के जटिल आंकड़े हैं। ये पृथ्वीराज राठौड़ की वीर रस से भरी डिंगल भाषा का रोमांटिक प्रयोग है। ये सूर्यमल मिश्रण के दोहों से भड़की हुई क्रांति भी है। हाँ, 1857 की स्वतंत्रता की ज्वाला है। इसमें टॉड और टेसिटोरी जैसे विदेशों का वैज्ञानिक शोध है और ओझा जी जैसे स्वदेशी विद्वानों का वो कठोर संघर्ष है, जिसने अपने इतिहास की प्रामाणिकता को किसी और के हाथ में जाने से रोका। ये अलग अलग समय, अलग अलग उद्देश्यों और अलग अलग नजरियों का एक ऐसा संगम है जो एक क्षेत्र की सामूहिक पहचान को जन्म देता है। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत और जटिल परिदृश्य है। और आज के इस गहन अध्ययन के अंत में मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरूर। हमने बात की कि कैसे पुराने जमाने में साहित्य को तालपत्रों पर, ताम्रपत्रों पर, पत्थरों के शिलालेखों पर या फिर डिंगल भाषा के भारी भरकम ख्यातों में सहेज कर रखा गया था। आज सदियों बाद भी हम उन पत्थरों को पढ़ सकते हैं, उन हस्तलिखित पन्नों को छू सकते हैं। सही बात है, वो भौतिक रूप में मौजूद हैं। लेकिन आज के इस दौर में जरा सोचिए, आज हम क्लाउड स्टोरेज, सर्वर और सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं।
हमारा पूरा जीवन, हमारे विचार, हमारे दस्तावेज महज डिजिटल डेटा की कुछ अदृश्य लाइनों में तब्दील हो चुके हैं। ये थोड़ा डरावना भी है ना? भविष्य के किसी गौरीशंकर हीराचंद ओझा या टेसीटोरी को आज से 200 या 300 साल बाद अगर हमारा इतिहास लिखना हो तो वो किस आधार पर लिखेगा? क्या हमारा ये डिजिटल वजूद जो एक सर्वर क्रैश होने पर पल भर में गायब हो सकता है, उन पुरानी ख्यातों और विगतों जितना सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीकी प्रगति के इस दौर में हम सभी को बेचैन करने के लिए काफी है। तो इसी बेचैनी और सोचने की इसी प्रक्रिया के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और इतिहास के पन्नों के पीछे की कहानियों को हमेशा खंगालते रहिए।